हेलो मेरे लैब असिस्टेंट साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एप्लीकेशन चैनल मौर्य गुरु में। साथियों, मैं धर्मेंद्र चौधरी आपके लिए यहाँ ज्योग्राफी के सेकंड पेपर को लेकर, अर्थात जो भी ज्योग्राफी की से आपकी वैकेंसी आई है उसके सेकंड पेपर को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और आपका यहाँ सबसे पहला जो आपका बुक है 11th क्लास का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित, उसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में आपका सबसे पहले यहाँ मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ आज। तो आज आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा, टॉपिक नंबर 1 यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लिख देता हूं मैं टॉपिक नंबर 1। चलो निकालो अपनी कॉफी और स्टार्ट करो अपना पूरा मैटर आज से लिखना, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो ढंग से पढ़ना है और पूरा के पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित होने वाला है। टॉपिक पहले का नाम क्या है सर? टॉपिक फर्स्ट का जो नाम है वो यहां आपको देखने को मिलेगा किस पुस्तक के अंदर? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंदर वो होगा। ध्यान रखना, टॉपिक नंबर 1 यहां हम देख सकते हैं कि सर टॉपिक नंबर 1 कौन सा है? तो टॉपिक नंबर 1 होगा अपना भूगोल एक विषय के रूप में। ध्यान रखना, किसके रूप में? भूगोल एक विषय के रूप में। तो मैं लिख देता हूं भूगोल एक विषय के रूप में। इस टॉपिक का नाम क्या है? तो ये रहा सर, भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल एक विषय के रूप में, ये रहा आपका सबसे पहला टॉपिक। अब इसके बाद सर हमें करना क्या है? तो सर कुछ नहीं करना है। तो जो टॉपिक नंबर 1 आ गया, तो भूगोल एक विषय के रूप में, तो अब हमें जानकारी लेनी है भूगोल के बारे में। किसकी जानकारी लेनी है हमें? अब भूगोल की हमें जानकारी लेनी है। तो चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आया, सर भूगोल को यदि मैं ऐसे लिखूं कोई दिक्कत है क्या? कैसे लिखूं? ज्योग्राफी, GEOGRAPHY, ठीक है। ये ज्योग्राफी लिखा सर मैंने यहाँ। क्या लिखा मैंने? ज्योग्राफी लिखा। चलो सर, तो आज का जो आपका लेसन होगा या पैटर्न होगा, अर्थात जो भी क्लास होगी किसको लेकर होगी, तो वो 11th की क्लास की जो बुक है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, टॉपिक नंबर 1 भूगोल एक विषय के रूप में आज हम चर्चा करेंगे। और यहीं से आपकी स्टार्टिंग है, ठीक है। यहीं से आपका जो महायुद्ध है आपके सामने होने वाला है मई, अर्थात जो मई में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। या तो 9 को होगा या 10 को होगा, कब होगा ये निश्चित हो जाएगा। तो तैयार हो जाओ, आज से स्टार्ट करो अपना जो भी मैटर है लिखना। चलो तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं भूगोल के बारे में। तो यहां लिखा मैंने भूगोल, या कोष्टक में लिखा मैंने ज्योग्राफी। क्या लिखा मैंने? ज्योग्राफी लिखा। लो, इसको मैंने किया अंडरलाइन। अब सुनो मेरी बात यहां से, अब सुनो मेरी बात यहां से। हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले देखो, यहां लिखता हूं मैं कि सर ये जो ज्योग्राफी शब्द है, क्या शब्द है? ज्योग्राफी शब्द। पहला पॉइंट बनेगा, यह है ग्रीक भाषा का शब्द है। यह है ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? यह है ग्रीक भाषा का शब्द है। ध्यान रखना, ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लिखता हूं अगला, जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है सर। मिलकर बना है। सर कौन कौन से शब्द हैं? मिलकर बना है। सर कौन कौन से शब्द हैं? तो बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो शब्द है अपना वो होगा जियो। कौन सा होगा? जियो। और सेकंड होगा ग्राफो। कौन सा होगा? ग्रोफोस, ठीक है। ध्यान रखना, पहला शब्द कौन सा है? जियो है, और सेकंड शब्द कौन सा है? ग्रोफोस है। ध्यान रखना कि सर ये जो जियो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? तो जियो शब्द का मतलब होता है भू, अर्थात पृथ्वी। क्या है? भू अर्थात पृथ्वी। सर ग्रोफोस का मतलब क्या होता है? तो वर्णन करना, अध्ययन करना, वर्णन या अध्ययन करना, वर्णन या अध्ययन करना, ठीक है। ध्यान रखना, तो पृथ्वी का अध्ययन करना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तो ध्यान रखना, ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इन दो शब्दों का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ यहां लिखा मैंने सर, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। दोनों को मिला दो ना, दोनों को मिलाओ तो ये हो गया पृथ्वी अर्थात भूगोल, अर्थात भू का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना, वर्णन करना।
वर्णन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी के नाम से पुकारा जाता है। तो ये निकला इसका क्या शाब्दिक अर्थ। अब अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है, तो हमने क्या पढ़ा है कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो प्लस ग्रोफोस से मिलकर हुई है। इसका मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है भू, ग्रोफोस का मतलब क्या होता है, वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल या ज्योग्राफी के नाम से पुकारा जाता है। फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि सर ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा वो सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है। तो ये हुआ अपना किसको लेकर, ज्योग्राफी को लेकर। उसके बाद में अगला जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा सर ज्योग्राफी शब्द है, क्या है, ज्योग्राफी शब्द आ गया सर। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। लो सर बिल्कुल लिखा मैंने, सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सर किसने किया था, सर किसने किया था, ध्यान रखना ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था उसका नाम होता है, यहां लिखेंगे हम उसका नाम, जिसका नाम होगा इरोटोस्थेनीज। नाम क्या होगा, इरोटोस्थेनीज, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना है और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कौन सा वाला, इरोटोस्थेनीज वाला। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला जो भूगोल वेत्ता है उसका नाम क्या है, इरोटोस्थेनीज ही आपको देखने को मिलता है। तो सर ये कौन था, तो आपको थोड़ा सा यहां ध्यान रखना है इरोटोस्थेनीज से। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि सर ये जो था अर्थात ये यूनानी भूगोल वेत्ता था। कहां का निवासी था, यूनानी भूगोल वेत्ता था। लो भाई लिखा मैंने, भूगोल वेदता था। लो भैया यूनानी भूगोल वेदता था। आपको पहला पॉइंट ये जानना है। सर अगला पॉइंट क्या होगा कि सर यूनानी भूगोल वेदता था, सर इसका समय काल कब से कब तक, अर्थात इसका जो समय काल देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, समय काल आपको देखने को मिलता है। तो आपको ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 276 से 194 ईसा पूर्व इसका आपको समय काल देखने को मिलता है, ठीक है। सर यूनान का निवासी था इरोटोस्थेनीज, समय काल 276 से 194 ईसा पूर्व आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में ध्यान रखना इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या होता है, तो वो होता है ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया, ध्यान रखना इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था, तो वो था ज्योग्राफिया, ठीक है। अब सर जो ज्योग्राफिया नामक पुस्तक है, इसी पुस्तक के अंदर इरोटोस्थेनीज ने कुछ बातों को समझाया है, वही आपको ध्यान रखनी है कि सर इस पुस्तक में इसने क्या कहा है। तो इसने एक बहुत अच्छी बात कही है कि एक तो होता है पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी की परिधि, ध्यान रखना पृथ्वी की परिधि, परिधि का सर्वप्रथम अध्ययन किया। ध्यान रखना पृथ्वी की परिधि का सर्वप्रथम अध्ययन किया, क्या किया था, सर्वप्रथम अध्ययन किया। किसने किया था, इरोटोस्थेनीज ने ही किया था। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इरोटोस्थेनीज ने किया था। कहां का निवासी था, यूनान का निवासी था। उसके बाद में समय काल 276 से 194 ईसा पूर्व आपको देखने को मिलता है। प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, ज्योग्राफिया है। सर पृथ्वी की परिधि का सर्वप्रथम अध्ययन करने का प्रयास किसने किया था, तो इरोटोस्थेनीज ने किया था। कि सर पृथ्वी की परिधि होती क्या है, और एक पॉइंट और देख लो, एक तो होते हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश व देशांतर को, अक्षांश व देशांतर को निर्धारण करने का श्रेय भी किसे जाता है, निर्धारण करने का श्रेय, करने का जो श्रेय जाता है, क्या जाता है, निर्धारण करने का श्रेय जाता है, वो भी किसे जाता है, इरोटोस्थेनीज को जाता है। कि सर कैसे, तो एक आज समझो आप, पहला पॉइंट समझो इसको लेकर, किसको लेकर, पृथ्वी की परिधि। सर जैसे हमने एक यहाँ गोला बनाया, इसको मैंने पृथ्वी कहा है, क्या कहा है, पृथ्वी। अब आपको ध्यान रखना है ये जो गोला है ना, इसको यदि हमने कह दिया सर ये पृथ्वी है, क्या है, अर्थ है या पृथ्वी है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सर चलो मान लिया हमने ये पृथ्वी है, तो ये तो इसका हो गया केंद्र बिंदु, क्या हो गया, केंद्र बिंदु। और ये क्या हो जाती है, इसकी पूरी की पूरी परिधि हो जाती है, क्या हो जाती है, परिधि आपको देखने को मिलती है। और परिधि के बारे में सबसे पहले अध्ययन भी किसने किया था, तो वो किसने किया था, इरोटोस्थेनीज ने ही किया था, ठीक है। ध्यान रखना पृथ्वी की परिधि के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, इरोटोस्थेनीज ने किया था। और ध्यान रखना इसी पृथ्वी के ऊपर ये जो ग्लोब है, अर्थात पृथ्वी हम कह सकते हैं, ये रहा सर, ये है
आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, साउथ हो गया। अब सर ध्यान रखना, पृथ्वी के ऊपर या आपको निर्धारित ऐसी कोई रेखाएं हैं जो काल्पनिक रेखा होती हैं, ऐसी जो कोई रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश कहा जाता है, इनको देशांतर कहा जाता है। तो ये रही अक्षांश, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ध्यान रखना। और ये रही सर क्या, देशांतर, ये क्या हो गई, देशांतर रेखा। अब सर इनके निर्धारण का श्रेय, इनके निर्धारण का श्रेय भी किससे जाता है, तो वो भी किसको जाता है, वो भी इरोटोस्थनीज को ही जाता है। ये दो पंक्ति इस बात को कह रही है, ध्यान रखना। इरोटोस्थनीज कौन था, तो यूनान का एक भूगोलवेत्ता था, इसने पुस्तक कौन सी लिखी, ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलूंगा। सर आप भूगोल पढ़ने जा रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हो, भूगोल। अब यदि आपको भूगोल पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, तो आपको ध्यान रखना भूगोल का जो कार्य होता है, अर्थात भूगोल यदि आप पढ़ने जा रहे हो तो भूगोल का जो काम है वो है, ध्यान रखना, WWW। यदि ये इस सिद्धांत पर कार्य करती है, W के सिद्धांत पर कार्य करती है, भूगोल W के सिद्धांत पर कार्य करती है, लिख देता हूं मैं, W के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, या टिकी हुई है। कि सर कैसे, तो यहां लिखता हूं सबसे पहले मैं W, ये रहा एक W, उसके बाद सेकंड W हो गया, उसके बाद थर्ड W हो गया, 3 W मैंने यहां लिख दिए। कि सर सबसे पहला क्या हुआ, तो सबसे पहला हुआ व्हाट, ठीक है, फिर हुआ सर वेयर, और तीसरा हुआ सर वाई, ठीक है। तो व्हाट, वेयर, वाई, इन तीनों शब्दों के ऊपर काम करता है या कार्य करता है, कौन करता है, भूगोल करता है। डिपेंडेंट है, निर्भर है, कौन है, भूगोल निर्भर है। व्हाट मान क्या होता है, क्या, भूगोल क्या है, पहला क्वेश्चन बना भूगोल क्या है। सेकंड क्वेश्चन बना कि सर भूगोल कहां है, भूगोल कहां है। तीसरा बना सर भूगोल, भूगोल क्यों है, ठीक है। तो आपको 3 चीज याद रखना है, क्या, कहां और क्यों, क्या, कहां और कौन। सर कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो यहां से क्वेश्चन मैंने सीधा लगा दिया आपके लिए, भूगोल क्या है, ये बना पहला पॉइंट। और यहीं से आपका ये टॉपिक स्टार्ट मैं कर देता हूं, भूगोल क्या है, ठीक है सर। कि सर भूगोल क्या है, तो मैं आपको समझाऊंगा भूगोल क्या है। सर भूगोल कहां है, ये सेकंड पॉइंट बना आपके लिए, भूगोल कहां है, भूगोल कहां है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। सर भूगोल क्यों है, भूगोल क्यों है, तो ये पूरा की पूरा आपको यहां से ढंग से पढ़ लेना है, अध्ययन कर लेना है। तो चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। इसका नाम क्या है, सर भूगोल क्या है, ध्यान रखना, भूगोल। सर पहला पॉइंट आया कि सर भूगोल क्या है, तो मैंने यहां लिखा सर आपके लिए पॉइंट लगाया, लो जी, ज्यादा देर भी नहीं करेंगे हम, भूगोल क्या है लिखा मैंने, भूगोल क्या है, ठीक है सर जी। अब इसका हमें आंसर जानना है, ठीक है सर, कि सर ये भूगोल क्या है, भूगोल का मतलब क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन यहां पुटअप किया जा रहा है। हाँ ध्यान रखना कि सर भूगोल क्या है, तो मैं सीधा कह सकता हूं जो आपकी एनसीईआरटी पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि भूगोल, भूगोल प्रादेशिक, भूगोल प्रादेशिक भिन्नताओं, भिन्नताओं के संदर्भ में, भिन्नताओं के संदर्भ में पृथ्वी का वर्णन है, पृथ्वी का वर्णन है, ध्यान रखना, क्या है, पृथ्वी का वर्णन है। सर कैसे, सर कैसे, अब सुनो मेरी बात, सीधा यहां लिखा गया है कि सर भूगोल क्या है, तो भूगोल, तो यहां क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कि भूगोल प्रादेशिक भिन्नताओं के संदर्भ में, प्रादेशिक भिन्नताओं के संदर्भ में किसका अध्ययन है या किसका वर्णन है, तो पृथ्वी का वर्णन है। तो पृथ्वी का वर्णन, बात वही आ रही है, पृथ्वी का वर्णन, लेकिन कैसे, भूगोल प्रादेशिक भिन्नताओं के अंतर्गत पृथ्वी का वर्णन है। कैसा है, पृथ्वी का वर्णन है। अब सबसे पहले पॉइंट तो आपका ये बनेगा, चलो सर हमने ये ऐसे सुन लिया कि सर प्रादेशिक भिन्नताओं के संदर्भ में पृथ्वी का वर्णन है, कि सर ये प्रादेशिक भिन्नता होती क्या है, तो आपको समझना है, पहला पॉइंट लो यहां से डाला सर मैंने, प्रादेशिक भिन्नता, प्रादेशिक भिन्नता, प्रादेशिक भिन्नता। सर होता क्या है प्रादेशिक भिन्नता, आपको ये जानना है, ठीक है। सुनो इसको मैं यहां ले आता हूं और यहां हम इसको सेट कर लेते हैं इस तरह से, इस कोष्टक के अंदर। अब सुनो प्रादेशिक भिन्नता होती क्या है, एक तो होता है भौतिक और एक होता है क्या, मानवीय या मानव, ठीक है। एक शब्द तो लिखा हुआ है सर, एक तो लिखा हुआ है भौतिक, एक तो क्या है भैया, भौतिक शब्द लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है मानव, मानव,
अर्थात भौतिक व मानव। कि सर इन दोनों शब्दों का क्या मतलब है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हाँ जी बिल्कुल, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है, तो भौतिक व मानवीय, भौतिक व मानवीय तथ्यों, तथ्यों के आधार पर प्रादेशिक भिन्नता, या तथ्यों के आधार पर प्रदेशों की भिन्नता, क्षेत्रों की भिन्नता, प्रदेशों की भिन्नता, प्रदेशों की भिन्नता ही कहलाती है क्या, प्रादेशिक भिन्नता कहलाती है। भौतिक एवं मानवीय तथ्यों के आधार पर प्रदेशों की भिन्नता को क्या कहा जाता है, तो प्रादेशिक भिन्नता के नाम से पुकारा जाता है। सर कैसे, उदाहरण देखो, एग्जाम्पल देख लो इसके एक दो। सबसे पहले जैसे, कैसे सर, जैसे यदि हम थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं कि सर ये भौतिक भूगोल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना ये शब्द आया सर भौतिक, एक तो हो गया भौतिक, तो यहां लिखा मैंने भौतिक भूगोल, और सर इसके यहां सामने लिखा मैंने क्या, मानव भूगोल। ठीक है सर, देखो अंतर समझ लो, मैं अंतर बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं मैं आपको, अंतर बता रहा हूं। ठीक है सर, ये प्रादेशिक भिन्नता होती क्या, प्रादेशिक भिन्नता मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है सर कैसे, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले भौतिक भूगोल के अंदर आप क्या पढ़ते हो, सबसे पहले पढ़ते हैं सर हम भू आकृति, पृथ्वी की आकृति। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है भौतिक भूगोल का, ध्यान रखना। सर अगला पॉइंट क्या बनेगा, जलवायु। सर ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, तो ये एग्जाम्पल जो आपको देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा किसका, भौतिक भूगोल का आपको देखने को मिलेगा। सर जल क्या है भैया, आपको जल देखने को मिलेगा, वो भी किसके अंतर्गत देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है किसके अंतर्गत, आपको भौतिक भूगोल के अंदर। और आपको देखने को मिलेगी मिट्टी या मृदा, मृदा क्या देखने को मिलेगी, मृदा। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके हैं, भौतिक भूगोल के आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा हुआ, भू आकृति, सेकंड हुआ जलवायु, तीसरा कौन सा हुआ, पानी जल हुआ, चौथा कौन सा हुआ, मिट्टी। ये सब किसके अंतर्गत है, भौतिक भूगोल के अंदर। लेकिन सर यदि आपसे बात की जाए कि मानव भूगोल के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है, ध्यान रखना सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी जनसंख्या या पॉपुलेशन, जनसंख्या। समझो, मानव जनसंख्या, मानव जनसंख्या, भौतिक, भौतिक अवस्था, अर्थात ये कोई क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है, इसमें यदि इसकी भू आकृति कैसी है, भू आकृति कैसी है इसकी, उसके बाद में सर यहाँ कौन कौन सी इस क्षेत्र में जलवायु आपको देखने को मिलती है। जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बहुत प्रकार की जलवायु है, शुष्क भी है, अर्धशुष्क भी है, आर्द्र भी है, अति आर्द्र भी है, उप आर्द्र भी आपको देखने को मिलती है। तो उसके बाद में सर जल, जल कहीं जल है कहीं जल नहीं है, बहुत सारा जल है, बहुत सारा कम भी जल है। सर मृदा, कहीं तो रेतीली मृदा है, कहीं काली मृदा है, कहीं लाल मृदा है, कहीं कुछ मृदा है, तो ये कैसे आपको देखने को मिलता है। तो ये सब एग्जाम्पल है भौतिक भूगोल का। यदि आपसे मानव भूगोल की बात करें तो पॉपुलेशन सबसे बड़ा एग्जाम्पल, उसके बाद में सामाजिक, सामाजिक जो गतिविधियां होंगी वो सब किसका एग्जाम्पल है, वो भी भौतिक मानव भूगोल का है। उसके बाद में आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक, उसके बाद में इसको हम अधिवास भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, जनसंख्या, इसको हम अधिवास भी कह सकते हैं। सेकंड आर्थिक हो गई, उसके बाद राजनीतिक भी है सर, कौन सी होती है, राजनीतिक गतिविधियां भी होती हैं। और राजनीतिक गतिविधियों के बाद में हिस्टोरिकल अर्थात ऐतिहासिक भी होती है, ध्यान रखना। ऐतिहासिक जो गतिविधियां हैं, इन्हीं दोनों के अंतर को देखो, अंतर देखो कितना है। तो यहां भौतिक भूगोल और यहां मानव भूगोल, इन दोनों के अंतर, इन दोनों के मध्य में जो अंतर आया, उन तथ्यों के आधार पर जो भिन्नता होती है, इन दोनों के मध्य के अंतर्गत इन तथ्यों के आधार पर जो भिन्नता होती है, उसे क्या कहा जाता है, प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भिन्नता के नाम से पुकारा जाता है। तो मेरा सीधा कहने का मतलब है कि जहां मानव रहता है, अर्थात जहां मानव रहता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पृथ्वी के नाम से पुकारते हैं। ऐसा कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही है साहब। उसके बाद में अगला पॉइंट चलते हैं कि सर ये हो गया अपना, तो यहां हमने क्या सीखा अभी कि भूगोल क्या है। तो भूगोल क्या है, तो भूगोल प्रादेशिक भिन्नताओं के संदर्भ में पृथ्वी का वर्णन है। पृथ्वी के वर्णन करने को क्या कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है। उसके बाद में सर प्रादेशिक भिन्नता होती क्या है, भौतिक एवं मानव तथ्यों के आधार पर, भौतिक एवं मानव तथ्यों के आधार पर प्रदेशों की भिन्नता को क्या कहा जाता है, प्रादेशिक भिन्नता कहा जाता है। सर कैसे, तो मैंने आपको बताया कि सर भौतिक भूगोल में क्या होता है, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपको यहाँ भू आकृतियां देखने को मिलती हैं, जलवायु देखने को मिलती है, जल देखने को मिलता है, मृदा देखने को मिलती है। और मानव भूगोल के अंतर्गत भाई आपको देखने को मिलता है जनसंख्या, अधिवास, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और ऐतिहासिक जो मुद्दे हैं, इन दोनों का जो अंतर होता है,
उसे ही प्रादेशिक, इन दोनों के क्षेत्रों का जो अंतर होता है, इन दोनों के क्षेत्रों का जो अंतर होता है उसे ही प्रादेशिक भिन्नता के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से पुकारा जाता है? प्रादेशिक भिन्नता के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान रखना। हाँ, एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे सर, एक क्वेश्चन और बनता है, ध्यान रखना कि जो भूगोल है ना, क्या है? भूगोल। भूगोल को मानव निवास के, ध्यान रखना, भूगोल को मानव निवास के रूप में, भूगोल को मानव निवास के रूप में, भूगोल को मानव निवास के रूप में, मानव निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन, मानव निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें हैं किसको लेकर हैं? तो ये बातें हैं किसको लेकर? प्रादेशिक भूगोल को लेकर और अपने भूगोल क्या है को लेकर। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ किसका भाई? कि भूगोल क्या है। ठीक है, तो भूगोल क्या है उससे पहले हमने पढ़ा सर भूगोल शब्द कहां से आया, तो हमने पढ़ा था यहाँ भूगोल शब्द कहां से आया, तो भूगोल शब्द यहां से आया। कौन लेके आया? एरोटोस्थिनीज लेकर आया था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि सर इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। तो ध्यान रखना, पहला आया भूगोल शब्द कहां से आया, उसके बाद भूगोल क्या है। क्या पढ़ा भाई हमने? भूगोल क्या है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भूगोल की परिभाषाएं। अब पढ़ेंगे द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, अर्थात भूगोल की परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। और चलता हूं आपको लेकर मैं भूगोल की परिभाषाओं की तरफ। ध्यान रखना, हम भी ये परिभाषा जो है ना वो भी कंप्लीटली हम किससे पढ़ेंगे? एनसीईआरटी पुस्तक से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? एनसीईआरटी ही पुस्तक से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, एनसीईआरटी की पुस्तक के अंदर 2 परिभाषाएं आपको दे रखी हैं। ठीक है, कई किताबों के अंदर 3 भी हैं, 5 भी हैं, 6 भी हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। आपको एनसीईआरटी पुस्तक पढ़नी है। सबसे पहले आया कौन? रिचर्ड हॉडसन आया। ध्यान रखना, कौन आया भाई? रिचर्ड हॉडसन आया। एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था रिचर्ड हॉडसन। वो क्या कहते हैं कि भूगोल का मूल उद्देश्य धरातलीय क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करना है। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था कि भूगोल का अध्ययन क्या है, अर्थात भूगोल का मतलब क्या होता है, मूल उद्देश्य क्या होता है कि दो धरातल होता है ना, जैसे आपसे बात की जाए कि ये कोई पृथ्वी है, इसका जो धरातल है, ये कोई धरातल है साहब। ठीक है, अब इसमें क्या है कि क्षेत्रीय भिन्नता, अर्थात इस धरातल की, लिखता हूं मैं, ये धरातल है, इस धरातल की क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं कि सर जैसे कहीं तो है मरुस्थल, सर कहीं है क्या आपका हिमालय, सर कहीं आपको पठार देखने को मिलते हैं, सर कहीं आपको पानी अर्थात सागर देखने को मिलते हैं। तो ये क्षेत्रीय भिन्नताएं होती हैं। ध्यान रखना, भूगोल का मूल उद्देश्य धरातल की क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करना होता है, यही भूगोल कहलाता है। अर्थात मूल उद्देश्य धरातलीय क्षेत्रीय भिन्नताओं का वर्णन, अर्थात भूगोल का जो मूल उद्देश्य, मेन जो टारगेट है ना, वो धरातलीय क्षेत्रीय भिन्नताओं का वर्णन करना होता है। उसे ही क्या कहा जाता है? भूगोल के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद आए अल्फ्रेड हेटनर। तो हॉडसन ने क्या कहा था कि भूगोल का मूल उद्देश्य धरातलीय क्षेत्रीय भिन्नताओं का क्या है? अध्ययन करना होता है। उसके बाद दूसरा जो बंदा आया अर्थात भूगोलवेत्ता है, उनका नाम है अल्फ्रेड हेटनर। अल्फ्रेड हेटनर क्या कहते हैं कि भूगोल धरातल के अनेक भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का वर्णन है। कि सर ये जो कोई ना कोई कारण होता है, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई कारण तो होता है कि जो धरातल पर जितने भी तथ्य उपलब्ध हैं या जितने भी क्षेत्रीय जो तथ्य हैं उनमें जो भिन्नता होती है उसका कोई ना कोई कारण तो है। ये किसने समझाया था? तो अल्फ्रेड हेटनर ने समझाया था। क्या कहा था कि जो भूगोल है वो धरातल पर, भूगोल धरातल पर अनेक भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों की भिन्नता का वर्णन है। जितने भी तथ्य हैं, आप देखो हिमालय के बारे में देखो, हिमालय पर बर्फ है, ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलती है। अब साउथ में जाओ, देखो आपको जहां प्रायद्वीपीय प्रदेश आपको देखने को मिलता है, वहां पठार भी आपको देखने को मिलते हैं। इधर रेगिस्तान तरफ की जाओ आप, रेगिस्तान के कई सारे भाग आपको देखने, कहीं पथरीला रेगिस्तान होता है, कहीं रेतीला रेगिस्तान होता है। उसके बाद मध्य में राजस्थान के में अरावली आपको देखने को मिलती है। तो ये सब क्या है? तो ये सब कारणात्मक रूप से जो आपकी भिन्नताएं हैं, कैसी तथ्यों की भिन्नताएं हैं, उनको भूगोल कहा जाता है। ये सब किसने कहा था? तो अल्फ्रेड हेटनर ने कहा था। किसने कहा था? अल्फ्रेड हेटनर के नाम से पुकारा जाता है। तो आपको ये 2 चीज याद रखनी है, पहला तो है रिचर्ड हॉडसन और दूसरा है अल्फ्रेड हेटनर। ध्यान रखना, पेपर में कभी भी कारणात्मक शब्द आ जाए तो आपको हेटनर करना है। ठीक है, और आपको यदि क्षेत्रीय भिन्नता आ जाए तो ध्यान रखेंगे, सीधा मैं आपसे वैसे भी कह सकता हूं कि क्षेत्रीय भिन्नता, क्षेत्रीय भिन्नता
वो समझाया किसने? रिचर्ड हॉडसन ने। और कारणात्मक भिन्नता को समझाया, कारणात्मक भिन्नता, सीधा शॉर्टकट देखो, क्षेत्रीय भिन्नता को किसने समझाया था? रिचर्ड हॉडसन ने। कारणात्मक भिन्नता को किसने समझाया था? तो वो समझाया अल्फ्रेड हेटनर ने समझाया। किसने भाई? अल्फ्रेड हेटनर ने समझाया। उसके बाद आगे चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब एक ध्यान रखना कि एक शब्द कहा गया है कि सर, बिल्कुल एक शब्द कहा गया है कि सर जो भी, यहां देखो आगे चलते हैं और बात करेंगे। हाँ जी, ये रहा शब्द कि सर एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में ध्यान रखना कि एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल का संबंध 3 वर्गीकृत प्रश्नों से किया गया है, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। सर कैसे? तो आप ध्यान रख सकते हो, एक तो है व्हाट, एक है वेयर और एक है व्हाई। यानी व्हाट क्या, कहां और क्यों। भूगोल क्या है मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, आराम से आप समझ भी सकते हो। और एक क्वेश्चन ये भी अच्छा है कि भूगोल पृथ्वी तल और मानव के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान है। ध्यान रखना, भूगोल पृथ्वी तल अर्थात जो अर्थ है भूगोल, एक तो हुआ अर्थ हो गया, क्या हो गया? अर्थ हो गया, और एक हुआ ह्यूमन, अर्थात कौन हुआ? ह्यूमन हो गया, अर्थात मानव हो गया। अर्थात भूगोल पृथ्वी तल और मानवीय, भूगोल पृथ्वी तल और मानव के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आपको छोटा सा क्वेश्चन है। उसके बाद में आगे चलते हैं और आगे बात कर लेते हैं, किसको लेकर बात करेंगे कि सर, हाँ जी, अब सुनो मेरी बात थोड़ा सा। यदि कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर ये शब्द क्या है, तो ध्यान रखना इनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके भूगोल के बारे में बताए जाते हैं। तो ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं यहां, भूगोल वेदताओं के द्वारा, भूगोल वेदताओं द्वारा दिए गए अपने मत, ठीक है, ध्यान रखना, भूगोल वेदताओं के द्वारा दिए गए अपने मत। सर कैसे? सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 डालकर कि एक बंदा आया जिसका नाम था वारेनियम। बंदे का नाम क्या है? वारेनियस है। सेकंड है एनुअल कांट, और तीसरा क्या है? जॉर्ज फॉस्टर। क्या है? जॉर्ज फॉस्टर। पहला है वारेनियस, दूसरा है एनुअल कांट और तीसरा है जॉर्ज फॉस्टर। इन तीनों ने क्या कहा था? तो इन तीनों ने मिलकर एक बात कही थी कि भूगोल को आनुवांशिक, अर्थात इन तीनों ने मिलकर क्या किया कि भूगोल को आनुवांशिक एवं वैज्ञानिकता की ओर अग्रसर किया। अर्थात जो ज्योग्राफी होती है ना, जो भूगोल होता है, इन्होंने इसको आनुवांशिक एवं वैज्ञानिकता की ओर, जो आपका आनुवांशिक अर्थात वैज्ञानिक अर्थात जो साइंस की तरफ इसको ढकेला था। किसने ढकेला था? तो ये ढकेला था वारेनियस, कांट और जॉर्ज फॉस्टर ने। ठीक है, तीनों बंदों का आपको नाम याद रखना है कि इन्होंने, वारेनियस और कांट और जॉर्ज फॉस्टर ने क्या किया कि भूगोल को आनुवांशिक एवं वैज्ञानिकता की ओर क्या किया था? अग्रसर किया था। उसके बाद में सेकंड पॉइंट किसको लेकर होगा? तो सेकंड पॉइंट बनकर आएगा अपना हम्बोल्ट और रिटर को लेकर। ध्यान रखना, हम्बोल्ट और रिटर ने क्या किया? इन्होंने भूगोल को आधुनिकता प्रदान की थी। ध्यान रखना, और नवीन भूगोल, ध्यान रखना, इन्होंने भूगोल को आधुनिकता प्रदान की और नवीनतम भूगोल के रूप में इसे विकसित किया था। तो नवीनतम भूगोल के रूप में किसने विकसित किया था? तो हम्बोल्ट रिटर ने, ध्यान रखना, हम्बोल्ट और रिटर ने विकसित किया था। और वारेनियस, कांट और जॉर्ज फॉस्टर ने क्या किया? आनुवांशिकता की ओर अर्थात विज्ञान की ओर उसने अग्रसर किया था। इन तीनों ने तो क्या किया था? विज्ञान की ओर अग्रसर किया था। और हम्बोल्ट और रिटर ने क्या किया था? तो हम्बोल्ट और रिटर ने क्या किया था? भूगोल को आधुनिकता प्रदान की और इसे नवीनतम भूगोल के रूप में विकसित किया था। तो नवीनतम भूगोल के रूप में किसने विकसित किया? तो हम्बोल्ट ने किया और रिटर ने किया, हम्बोल्ट ने किया, रिटर ने किया। और भूगोल को आनुवांशिक एवं विज्ञान की तरफ किसने ढकेला था? तो वो है वारेनियस, कांट और क्या है? जॉर्ज फॉस्टर। फास्टर, कांट, वारेनियस, फास्टर, कांट, वारेनियस ने इसको ढकेला कहा? आनुवांशिक एवं विज्ञान की ओर। उसके बाद में सेकंड है हम्बोल्ट और रिटर, इन्होंने दोनों ने क्या किया? इस भूगोल को अपने यहां आधुनिकता की ओर अग्रसर किया और इसको नवीनतम भूगोल का नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद में तीसरा बंदा आया, अर्थात तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट किसको लेकर है? तो वो है हैटनर और रिस्थोफेन। ध्यान रखना, हैटनर और रिस्थोफेन को लेकर है। हैटनर और रिस्थोफेन, इन्होंने क्या किया था? भूगोल के प्रदेशों के विषम लक्षणों वाला विज्ञान कहा था। भूगोल को प्रदेशों के विषम लक्षणों वाला विज्ञान कहा था। भूगोल को प्रदेशों के विषम लक्षणों वाला विज्ञान किसने कहा था? तो वो कहा था हैटनर और रिस्थोफेन ने कहा था। ठीक है, उसके बाद में एक कथन और आता है,
एक कथन और आता है, आपको ध्यान रखना है। वो कथन क्या है कि भूगोल एक संश्लेषात्मक विषय है, ये क्षेत्रीय और कालिका के अनुसार इसे कहा गया है। इतना मोस्ट नहीं है ये वाला, लेकिन ये मोस्ट है, ध्यान रखना कि वारेनियस, कांट और हम्बोल्ट, ध्यान रखना वारेनियस, कांट, वारेनियस, कांट और फास्टर, वारेनियस, कांट और फास्टर। वारेनियस, कांट और फास्टर ने क्या किया कि भूगोल को वैज्ञानिकता और आनुवांशिकता की ओर अग्रसर किया। हम्बोल्ट और रिटर्न ने क्या किया, इसको नवीनतम भूगोल के रूप में विकसित किया। और उसके बाद में प्रदेशों की विषम का अध्ययन विज्ञान किसने कहा था, तो वो कहा था हैटनर और रिस्थोफेन ने कहा था। किसने कहा था, हैटनर और रिस्थोफेन ने ही कहा था। आगे चलते हैं, आगे बात बढ़ाते हैं। चलो भैया आगे चलते हैं, आगे सुनो मेरी बात। उसके बाद में ध्यान रखना, उसके बाद में छोटे छोटे पॉइंट और देख लेते हैं कि भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, ये अगला आपका टॉपिक बनता है। अगला जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। भूगोल को एक समाकलन विषय के रूप में देखा गया है कि भूगोल एक संश्लेषात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करती है। कि सर कैसे, कि ये आपस में जितने भी क्षेत्र होते हैं उनको आपस में इस तरह से जोड़ने का प्रयास करती है कि सर पूर्व से पश्चिम को जोड़ा, उत्तर से दक्षिण को जोड़ा, इसको उससे जोड़ा और इसको उससे जोड़ा, या फिर इन दोनों को आपस में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना यही बात कही गई है इस पॉइंट के अंदर कि भूगोल एक संश्लेषात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करती है। ठीक है भैया, उसके बाद में और इन्हीं में से नए नए क्षेत्रों का यहां निर्माण करती है। ठीक है, इन्हीं में से नए नए क्षेत्रों का निर्माण करती है। सर क्या होता है समाकलन, सर क्या होता है समाकलन, सभी तथ्यों एवं विषयों को समाहित करते हुए एक साथ आगे बढ़ना। ध्यान रखना, सभी तथ्यों को, यानी इनमें से सभी तथ्यों को एक साथ इकट्ठा कर लिया और उनको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। कैसे, उपागम एवं समग्रात्मक के रूप में, तो उसे क्या कहा जाता है, समाकलन के नाम से पुकारा जाता है। शॉर्ट देख सकते हो आप, किसे कहते हैं समाकलन, सभी तथ्यों एवं विषयों को समाहित करते हुए एक साथ आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, समाकलन के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ क्या कहा गया है, भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, अर्थात भूगोल एक संश्लेषात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करती है, आपस में जोड़ने का प्रयास करती है और नवीन नवीन क्षेत्रों के निर्माण का कार्य करती है। सभी तथ्यों एवं विषयों को समाहित करके आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, समाकलन कहा जाता है। उससे पहले सर हमने क्या पढ़ा है, उससे पहले ये कुछ तथ्य पढ़े हैं, फैक्ट पढ़े हैं, कुछ मत पढ़े हैं। उससे पहले हमने क्या पढ़ा है सर, उससे पहले हमने पढ़ा है कि सर ये तीन बातों पर काम करती है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा है, ध्यान रखना, बिल्कुल ये पढ़ा है हमने, परिभाषा डेफिनेशन पढ़ी है एनसीईआरटी के अनुसार। रिचर्ड हॉडसन आया या फिर अल्फ्रेड हैटनर आया। ठीक है, इसने क्षेत्रीय भिन्नता का सिद्धांत दिया था और इसने कारणात्मक भिन्नता का सिद्धांत दिया था। क्षेत्रीय भिन्नता का सिद्धांत किसने दिया था, रिचर्ड हॉडसन ने दिया था। और कारणात्मक भिन्नता का सिद्धांत किसने दिया, तो अल्फ्रेड हैटनर ने दिया था। ध्यान रखना। आगे उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, भूगोल क्या है। ठीक है, मैंने पूरा समझाया आपको, भूगोल एक प्रादेशिक भिन्नता है जो, ध्यान रखना, पृथ्वी का वर्णन करना हमें सिखाती है। उसके बाद में प्रादेशिक भिन्नता होती क्या है, भौतिक एवं मानवीय कारणों से, ध्यान रखना, भौतिक एवं मानवीय कारणों के तथ्यों से जो भी भिन्नता होती है उसे प्रादेशिक भिन्नता के नाम से पुकारा जाता है। उससे पहले हमने पढ़ा था भूगोल 3 सिद्धांतों पर कार्य करती है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद में ध्यान रखना, बिल्कुल यहां तक हमने पढ़ लिया है। आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे हम क्या, भूगोल की शाखाएं। क्या पढ़ेंगे भाई, भूगोल की हम शाखाएं पढ़ने वाले हैं जो वेरी वेरी मोस्ट है आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है जो वेरी वेरी मोस्ट है, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। कौन सा वाला, भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाओं को 2 उपागम में बांटा गया। भूगोल की शाखाओं को उपागम के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है विषय वस्तुगत उपागम, विषय वस्तुगत उपागम, या इसे हम कहते हैं क्रमबद्ध उपागम। विषय वस्तुगत उपागम को ही कहा जाता है क्रमबद्ध उपागम। और दूसरा होता है प्रादेशिक उपागम। क्या होता है, प्रादेशिक। अब थोड़ा सा बातों को पकड़ो, विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम, विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम, और यहां है प्रादेशिक उपागम, अर्थात प्रदेशों की जितनी भी भिन्नताएं है ना, कि सर अलग अलग प्रदेश बसे हुए हैं, उन सभी की जो भिन्नताएं हैं उनके अंदर क्या है, उनके बारे में क्या है, तो ये कहलाता है प्रादेशिक उपागम। अब यहाँ है क्रमबद्ध उपागम, अर्थात इससे ये पैदा हुआ, उससे ये हुआ, उससे ये हुआ, इसे कहा जाता है क्रमबद्ध उपागम के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान रखना कि सर विषय वस्तु उपागम जो है ना, विषय वस्तुगत उपागम जो है या क्रमबद्ध उपागम जो है, इसके बारे में सबसे पहले समझाने वाला जो व्यक्ति था वो था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कहा था कि विषय वस्तु उपागम क्या होता है या क्रमबद्ध उपागम क्या होता है,
और इसने ये कहा था 1769 से 1859 के मध्य में, अर्थात इसका समयकाल कितना है 1769 से 1859 के बीच में। और प्रादेशिक उपागम कहा था, इसके बारे में किसने समझाया था? कार्ल रिटर ने समझाया था। कार्ल रिटर, यहाँ प्रादेशिक उपागम कार्ल रिटर के बारे में, विषय वस्तुगत उपागम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में, और इसने समझाया था 1769 से 1859, और यहाँ है 1779 से 1859 के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना। अब सर इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों का अंतर आपको समझना बहुत अति आवश्यक है, ध्यान रखना। विषय वस्तु उपागम और प्रादेशिक उपागम, दो उपागम है मानव भूगोल की शाखाओं के अंतर्गत। सबसे पहला उपागम आता है, उसका नाम होता है विषय वस्तु उपागम। इन दोनों के अंतर देख लो थोड़ा सा कि सर विषय वस्तु उपागम के अंतर्गत पहला पॉइंट क्या आता है? तो पहला पॉइंट जो आता है वो आता है, क्या कहता है सुनना। पहला पॉइंट कहता है कि समय और घटनाओं के विकास पर केंद्रित है। जो विषय वस्तु उपागम है ना, वो समय, एक तो टाइम और घटना, कौन कौन सी इवेंट हुई है, किस समय कौन कौन सी घटना हुई है, उनके विकास पर केंद्रित है, अर्थात टिका हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसमें संपूर्ण तथ्य का विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। मैंने बोला था ना, क्रमबद्ध विस्तार, अर्थात विश्व से लेकर इंडिया, इंडिया से लेकर राज्यों, अर्थात राजस्थान के अंदर कोई भी अपना राज्य हो सकता है। इसमें संपूर्ण तथ्य का विकास या तथ्य का विश्व स्तर पर अध्ययन किया है, ध्यान रखना। तो यहाँ है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या आएगा? तो इसमें अनेक प्रक्रिया व उनके विकास परिवर्तन का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखना। इसमें अनेक सारी प्रक्रियाएं होंगी और उनका विकास किया जाएगा, और उन्हीं के परिवर्तन से जो विश्लेषण होगा उसे ही इसमें रखा जाएगा। उसके बाद में चौथा पॉइंट क्या कहता है? विश्व के संदर्भ में वनस्पति का अध्ययन इसमें कहलाता है, किसमें? विषय वस्तु उपागम के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद है नंबर 5वां, जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन है, नदी घाटी का विकास है, मानव सभ्यताओं का विकास है। और ध्यान रखना, सीधा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मानव सभ्यताओं का विकास का संबंध किस उपागम से है? तो आपको सीधा करना है, क्रमबद्ध या विषय वस्तु उपागम से है, क्रमबद्ध या विषय वस्तु उपागम से है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, संपूर्ण विषय का अध्ययन करना किस विषय वस्तु अर्थात किस उपागम से संबंधित है? तो आपको आंसर देना है विषय वस्तु उपागम से है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि विकास के परिवर्तन का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना किस उपागम का उदाहरण है? तो आपको विषय वस्तु या क्रमबद्ध जो उपागम का उदाहरण आपको देखने को मिलता है। जलवायु परिवर्तन भी इसी का उदाहरण है, नदी घाटी का विकास भी इसी का उदाहरण है, और मानव सभ्यताओं का विकास भी इसी का उदाहरण है। और समय टाइम भी किसका एग्जाम्पल है? वो भी विषय वस्तु का है। और घटनाओं से जो विकास हुआ है वो भी किसका एग्जाम्पल है? इसी का एग्जाम्पल है। सर यहाँ तो हुआ समय और घटना। सर अब हम पढ़ेंगे प्रादेशिक उपागम, प्रदेशों का उपागम कैसे हुआ था। ठीक है, स्थान और क्षेत्र, यह है स्थान और क्षेत्र पर आधारित है, वो समय और घटना पर आधारित है, ध्यान रखना। वो समय और घटना पर आधारित है, यह स्थान और क्षेत्र पर आधारित है, क्योंकि क्षेत्रीय अर्थात प्रादेशिक हो गया तो हो गया कंप्लीटली। पहला पॉइंट हुआ स्थान और क्षेत्र पर आधारित। दूसरा हुआ विश्व के प्रदेशों व क्षेत्रों का अध्ययन। यहाँ क्या है कि पूरे विश्व का अध्ययन किया जा रहा है, और यहाँ विश्व के प्रदेशों का व उनके क्षेत्रों का अध्ययन किया जा रहा है। यहाँ संपूर्ण विश्व का अध्ययन है और यहाँ विश्व के प्रदेशों में उनके क्षेत्रों का अध्ययन है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या बनता है? किसी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता का विश्लेषण। यहाँ क्या था? अनेक प्रक्रिया व उनके विकास परिवर्तन का विश्लेषण, और यहाँ क्या है? भौगोलिक विशेषता का विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो है अनेक प्रक्रिया आ जाएंगी और उनका जो विकास होगा, उनके परिवर्तन जो होगा, उनका विश्लेषण होगा, और यहाँ भौगोलिक विशेषता का विश्लेषण आपसे किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ क्षेत्रों की वनस्पति का अध्ययन होगा। जैसे यहाँ पूरे विश्व के संदर्भ में वनस्पति का अध्ययन है, तो यहाँ किसी भी क्षेत्र की वनस्पति का अध्ययन हम कर लेंगे। उसके बाद में नंबर चौथा पॉइंट क्या आएगा? इसमें अलग अलग राज्यों के अनुसार पर्वतों का अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ था क्या? जलवायु परिवर्तन का अध्ययन था, यहाँ नदी घाटियों के विकास का अध्ययन था, यहाँ मानव सभ्यताओं का अध्ययन था। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर्वतों का हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। किसके अंदर? तो प्रादेशिक भिन्नता। तो प्रादेशिक उपागम है, इसको देने वाला कौन था? कार्ल रिटर था। कौन था? कार्ल रिटर था। और विषय वस्तु उपागम को देने वाला कौन था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट था। ध्यान रखना, तो कुछ नहीं है, पूरे वर्ल्ड का एक साथ पूरा अध्ययन करना है तो वो जाओ आप कहाँ? विषय वस्तु उपागम के अंदर। और क्षेत्र या कोई भी आप प्रदेशों का अध्ययन करना है तो वो कहाँ आ जाओ? आप प्रादेशिक उपागम के पास आ जाओ। जैसे बात कर लेते हैं पर्वतों का अध्ययन करना, कहाँ? प्रादेशिक। पूरी की पूरी सभ्यताओं का अध्ययन करना, कहाँ आ जाओ? यहाँ आ जाओ। विकास
पूरी सभ्यताओं की, मानव सभ्यताओं के विकास के बारे में आपको जानना है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है, आपको देख सकते हैं पूरे विश्व की वनस्पति यहाँ और प्रदेशों की वनस्पति यहाँ आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आगे चलते हैं, तो सर अब पढ़ते हैं सबसे पहले उपागम, इसका नाम होगा विषय वस्तु उपागम। सर विषय वस्तु उपागम जो है ना, इसमें विषय वस्तु उपागम जो है इसको ध्यान रखना कई तरह से यहाँ परिभाषित किया गया है या कई तरह से इसको यहाँ समझाया गया है कि सर कैसे समझाया गया है, तो ध्यान रखना आपको यहाँ मैं बता सकता हूं, बड़े ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। कि सर तो पहला जो पॉइंट बनेगा तो ये बनेगा सर हमारा, यहाँ हम पढ़ेंगे विषय वस्तु उपागम, या हम इसको कह सकते हैं क्रमबद्ध उपागम कह सकते हैं। देखो देखो यहाँ हमने पढ़ा था विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम, इसको हम कह सकते हैं क्रमबद्ध उपागम, ठीक है, क्रमबद्ध उपागम। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। सर इसमें कौन कौन सी आपको शाखाएं देखने को मिलती हैं, और ध्यान रखना सबसे पहले बात कर लेते हैं भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल किसका एग्जाम्पल है, तो क्रमबद्ध उपागम का एग्जाम्पल है, विषय वस्तु का उपागम का एग्जाम्पल है। कि सर इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, भौतिक भूगोल के अंदर भू आकृतियां आती हैं, पृथ्वी की जो आकृतियां है ना उनके बारे में आप किसके अंदर पढ़ते हो, तो भौतिक भूगोल के अंदर पढ़ते हो। सर जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान भी किसका एग्जाम्पल है, तो वो भी एग्जाम्पल है भौतिक भूगोल का एग्जाम्पल है। सर जल विज्ञान किसका एग्जाम्पल है, तो वो भी एग्जाम्पल है किसका, भौतिक भूगोल का। और मृदा भूगोल किसका एग्जाम्पल है, तो वो है अपना भौतिक भूगोल का। इसके 4 एग्जाम्पल हैं। कितने एग्जाम्पल हैं, 4 एग्जाम्पल। भौतिक भूगोल के 4 एग्जाम्पल हैं, सुनना बड़े ध्यान से। भौतिक भूगोल के 4 एग्जाम्पल हैं, एक तो है भू आकृतियां, दूसरा है जलवायु, तीसरा है मृदा और चौथा है जल। भू आकृतियां सुनो एक बार दोबारा से, भू आकृतियां, मृदा, जल और जलवायु। भू आकृतियां, मृदा, जल, जलवायु। भू आकृतियां, मृदा, जल, जलवायु। एक बार मेरे साथ बोलो, भू आकृतियां, मृदा, जल, जलवायु। ये सभी की सभी 4 एग्जाम्पल है किसके, भौतिक भूगोल के। उसके बाद में मानव भूगोल के एग्जाम्पल देख लो, ज्यादा कुछ भी नहीं है। मानव भूगोल के एग्जाम्पल आप देखो, खुद के ऊपर डिपेंडेंट करो। जनसंख्या है, पॉपुलेशन, बच्चे पैदा, उसके बाद में जनसंख्या, पॉपुलेशन, अधिवास, ठीक है, अधिवास, जनसंख्या, अधिवास एक में है। उसके बाद में सामाजिक, समाज जो होते हैं, राजनीतिक, राजनीति जो होती है, आर्थिक जो अपना पैसा हम कमाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जितने भी भूगोल हैं उन सबका अध्ययन करना मानव भूगोल के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो ये इसकी शाखाएं हैं, सबसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो 5 इसके पॉइंट हैं, 5 शाखाएं हैं मानव भूगोल की। तो ध्यान रखना कौन कौन सी, जनसंख्या, अधिवास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक और जनसंख्या, अधिवास। यहाँ भौतिक भूगोल की क्या है, तो भौतिक भूगोल की है भू आकृतियां, भू आकृतियां विज्ञान अर्थात जितने भी पृथ्वी की आकृतियां हैं। जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा। भू आकृतियां, जलवायु, जल और मृदा, ठीक है। यहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या, अधिवास हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया और ऐतिहासिक भूगोल आपको देखने को मिल जाता है। और इसके बाद में आपको इन दोनों से मिलकर, ध्यान रखेंगे, इन दोनों से मिलकर भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के दोनों से मिलकर एक नवीनतम भूगोल का निर्माण हुआ। इसे हम कहते हैं क्या, जीव भूगोल के नाम से इसे पुकारते हैं, जीव विज्ञान के नाम से इसे हम पुकारते हैं। ध्यान रखना, तो जीव भूगोल इसका पहला पार्ट हुआ है, ठीक है। इसका पहला भाग क्या है, जीव भूगोल है। उसके बाद में इसके 4 ही पार्ट हैं, ध्यान रखना। पहला जीव भूगोल हुआ, वनस्पतिक भूगोल हुआ, कौन सा हुआ, जीव भूगोल, जिसमें जीव जंतुओं का उल्लेख किया जाता है। वनस्पति भूगोल, इसमें वनस्पति का उल्लेख किया जाता है। पारिस्थितिकी उल्लेख भूगोल, जिसमें पारिस्थितिकी का जो भी अपने पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, उनका यहाँ अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल, जो भी वातावरण में जो पर्यावरण है उसका यहाँ अध्ययन किया जाता है। तो जीव, वानस्पतिक, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, जीव, वानस्पतिक, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इन चारों का उल्लेख आपको यहां देखने को मिलता है। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले ध्यान रखना, क्रमबद्ध विषय वस्तु उपागम को हमने देखा है। क्रमबद्ध विषय वस्तु उपागम में सबसे पहले हम चले हैं भौतिक की तरफ, भौतिक भूगोल की तरफ। उसकी 4 शाखाएं हैं। सबसे पहले भू आकृतियां, जलवायु, मृदा और जल। उसके बाद में हम चले हैं किसको लेकर, फिर चले हैं मानव भूगोल को लेकर। मानव भूगोल की 5 शाखाएं हैं। सबसे पहले आपकी सामाजिक या सांस्कृतिक हो जाती है, जनसंख्या, अधिवास हो जाता है, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक भूगोल आप यहाँ 5 भागों में बांट दिया है। इन दोनों से मानव भूगोल भौतिक भूगोल से मिलकर बना है कौन सा, जीव, कौन सा भाई, जीव भूगोल। और जीव भूगोल में सबसे पहले जीव विज्ञान आ गया, कौन सा आ गया, जीव विज्ञान, जीव भूगोल आ गया। वानस्पतिक हो गया,
पारिस्थितिकी हो गया, और कौन सा हो गया नंबर चौथा अपना यहाँ पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में ध्यान रखना है, उसके बाद में इसके बाद में अगला जो पॉइंट बनेगा हाँ बिल्कुल, उसके बाद में अगला जो पॉइंट बनेगा हम पढ़ेंगे प्रादेशिक भूगोल। कौन सा पढ़ेंगे भाई? उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रादेशिक भूगोल। सर ये तो हुआ है कौन सा अपना, ध्यान रखना, ये जो हमने पढ़ा है अभी, इसको छोटा करता हूं मैं, देखो यहां ये तो पढ़ा है हमने विषय वस्तु उपागम, ठीक है। कौन सा पढ़ा है? विषय वस्तु उपागम को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कौन सा? प्रादेशिक उपागम में चलते हैं नंबर अगला पॉइंट डाल के, प्रादेशिक उपागम। कौन सा होगा? प्रादेशिक उपागम। एक चीज ध्यान रखना, प्रादेशिक उपागम में मैंने क्या समझाया, क्रमबद्ध उपागम में पूरे वर्ल्ड का अध्ययन होता है। प्रादेशिक उपागम में क्या होता है? उस क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना, उस क्षेत्र का अध्ययन होता है जो आपको देखने को मिलता है। कि सर प्रादेशिक उपागम में प्रादेशिक भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है? ध्यान रखना, प्रादेशिक भूगोल की शाखाएं देख लेते हैं। क्या देखते हैं भैया? प्रादेशिक भूगोल की आपको शाखाएं यहां देखने को मिल जाती है। सर कैसे? तो सबसे पहले ध्यान रखना, प्रादेशिक अध्ययन क्या है भैया? प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास। पहली कौन सी होती है? तो पहली होती है प्रादेशिक अध्ययन। पहली कौन सी होती है? प्रादेशिक अध्ययन होती है, ध्यान रखना। सर जब अध्ययन होगा तो विकास भी होगा। दूसरा कौन सा होगा? प्रादेशिक विकास। पहले होती है प्रादेशिक अध्ययन, सबसे पहले किसी प्रदेश का अध्ययन होता है, उसके बाद उसका क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है। उसके बाद होता है प्रादेशिक योजना, फिर हम योजना बनाते हैं, प्रादेशिक योजना। तीन तो अपनी होगी, प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक योजना, और उसके बाद में है प्रादेशिक विश्लेषण, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इसकी चार शाखाएं हैं, ध्यान रखना भाई। प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक विश्लेषण, इसकी चार क्या है? शाखाएं आपको देखने को मिलती हैं। पहले का नाम क्या होगा? प्रादेशिक अध्ययन। दूसरे का नाम क्या होगा? प्रादेशिक विकास। तीसरे का नाम क्या होगा? प्रादेशिक योजना। चौथे का नाम क्या होगा? प्रादेशिक विश्लेषण। छोड़ो प्रादेशिक को, भूल जाओ, प्रादेशिक उपागम आप पढ़ रहे हो, प्रादेशिक भूगोल आप पढ़ रहे हो, इसकी चार शाखाएं आपको देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है? चार। सर कौन कौन सी? अध्ययन, विकास, योजना, विश्लेषण। अध्ययन, विकास, योजना, विश्लेषण। अध्ययन, विकास, योजना, विश्लेषण किसका है? प्रादेशिक उपागम या भूगोल की शाखाएं हैं। एक बार तुम सब बोलेंगे, अध्ययन, विकास, अध्ययन, विकास, योजना, विश्लेषण। अध्ययन, विकास, योजना, विश्लेषण। अध्ययन, विकास, योजना, विश्लेषण, ध्यान रखना। अब सर ये जो सबसे पहला पॉइंट है आपका जो लिखा हुआ है यहां, इसका नाम है प्रादेशिक अध्ययन। प्रादेशिक अध्ययन तीन प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? तीन प्रकार से किया जाता है, ध्यान रखना कि सर प्रादेशिक अध्ययन जो है वो तीन प्रकार से किया जाता है। पहला है स्थूल, मध्य और सूक्ष्म, ध्यान रखना। पहला कौन सा है? स्थूल, बृहद, बड़े रूप में, अर्थात पहला होगा स्थूल, बृहद रूप में होगा, फिर होगा सर मध्य रूप में, फिर होगा सर सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं सर हमारी भाषा में वड़ा, ठीक है, फिर हुआ मध्यम, बीच का, बीच वाला पार्ट, और उसके बाद में हम कह सकते हैं छोटा। कौन सा वाला पार्ट कह सकते हैं? छोटा वाला पार्ट इसे हम कह सकते हैं। और ध्यान रखना प्रादेशिक अध्ययन तीन तरह से किया जाता है, बृहद प्रादेशिक अध्ययन, मध्यम प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। उसके बाद में जो प्रादेशिक योजना है, ये भी एक पॉइंट बनता है, प्रादेशिक योजना। प्रादेशिक योजना क्या है मित्रों? जो प्रादेशिक योजना है ये भी आपके दो तरह से कार्य करती है। एक तो है शहरी क्षेत्रों की प्रादेशिक योजना और एक होती है ग्रामीण क्षेत्रों की प्रादेशिक योजना। इसमें दो शब्द जोड़े गए हैं, एक तो है शहरी क्षेत्र और एक होगा ग्रामीण क्षेत्र। कौन सा होता है? ग्रामीण क्षेत्रों की प्रादेशिक योजना, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट आपके सामने यहाँ पेश हैं।
सर क्या होता है प्रादेशिक भूगोल या प्रादेशिक उपागम, आप रिवीजन कर सकते हो आराम से मेरे साथ में। प्रादेशिक भूगोल की 4 शाखाएं आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है प्रादेशिक अध्ययन, दूसरा है प्रादेशिक योजना, प्रादेशिक विकास, तीसरा है प्रादेशिक योजना और चौथा है प्रादेशिक विश्लेषण। ठीक है सर, आपको सबसे ज्यादा काम आएगा प्रादेशिक अध्ययन। प्रादेशिक अध्ययन 3 तरह से किया जाता है, स्थूल, मध्य और सूक्ष्म, बड़ा, बीच का और छोटा। ठीक है, लघु, बृहद और मध्यम भी कह सकते हो आप। प्रादेशिक योजना 2 तरह से कार्य करती है, शहरी क्षेत्रों में कार्य करेगी और उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में आपसे कार्य करेगी। ठीक है, इसके बाद में ध्यान रखना भूगोल की अन्य शाखाएं भी हैं जो हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम। ठीक है भाई, तो जो आपको पढ़ाया गया है वो आपको ढंग से लिखना है और आराम से समझना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।